तो आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं बेटा स्पूलिंग। स्पूलिंग क्या होता है ऑपरेटिंग सिस्टम में, आज इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। पिछले क्लास में हमने देखा था बेटा बैच ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। हमने समझा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है। अगर हम बात करें बैच के बारे में, तो बैच में क्या होते हैं, आपके पास सिमिलर नीड वाले जॉब्स होते हैं। मैंने पिछली क्लास में ही आपको बताया था कि बैच में हमारे पास सिमिलर नीड वाले जॉब होते हैं, ठीक है, या सिमिलर लैंग्वेज वाले जॉब होते हैं। तो अगर देखें तो मान लो कि इनके पास सिमिलर नीड वाले डिफरेंट जॉब हो सकते हैं, जॉब 1 टू जॉब n तक। तो अगर मान लो ऑपरेटर जो कहना चाहिए, अगर अपन पुराने कंप्यूटर सिस्टम की बात करें, तो मैंने आपको बताया था कि जो पुराने कंप्यूटर सिस्टम होते हैं वो आपके क्लास के बराबर, या कहना चाहिए एक रूम के, बड़े बड़े रूम के बराबर होते थे, ठीक है। तो उनको जो ऑपरेट करने वाला होता था वो ऑपरेटर होता था, इंडिविजुअल आज के जैसा लैपटॉप और कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। तो अगर बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की अगर हम बात करें बेटा, तो अगर सपोज दैट ऑपरेटर के पास 3 बैच हैं, B1 B2 B3, ठीक है। और जैसे मान लो B1 के पास जॉब 1 है, जॉब 5 है और जॉब 7 है, ठीक है। तो ये जॉब 1 जॉब 5 जॉब 7 क्या है, रिलेटेड नीड वाले जॉब्स हैं, तो उनको एक बैच में रख दिया गया, ठीक है। वैसे ही अगर मान लो J2 और J4 आपके एक ही लैंग्वेज से बिलोंग करते हैं, उसको दूसरे जॉब में रख दिया गया। वैसे ही मान लो J7 J9 J12, ये जो जॉब है वो आपके B3 बैच में है। सबसे पहले जो ऑपरेटर है वो B1 को प्रोसेस करता है। तो होगा क्या, B1 को प्रोसेस करेगा। जब वो B1 को प्रोसेस करेगा तो B1 आपका प्रोसेस होके कहां चला जाएगा, प्रोसेस होने के बाद एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। तो इसमें होता क्या है, जो पुराना जो आपका कहना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम था, या कहना चाहिए जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था, तो सबसे पहले क्या होता था कि जो पूरा का पूरा बैच है, मान लो ये पूरा का पूरा बैच, वो पूरा का पूरा बैच जब तक एग्जीक्यूट नहीं हो जाता था, बाकी सारे बैच आपके क्या करते रहते थे, वेट करते रहते थे। पूरे के पूरे बाकी दूसरे बैच क्या करते थे, वेट करते रहते थे। या अगर हम बैच ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो ठीक है, तो हमको एक कंसेप्ट समझ में आई, बात हमको एक कंसेप्ट समझ में आई थी जो हमने पिछले क्लास में हमने देखा था। एक होता है प्रीम्पशन और एक होता है नॉन प्रीम्पशन, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि जब कोई भी प्रोसेस है, कोई भी प्रोसेस की हम अगर बात कर रहे हैं या कोई भी टास्क की बात कर रहे हैं, ठीक है, अगर उसको सीपीयू मिला, किसी भी प्रोसेस को अगर सीपीयू मिला, और जब तक कि वो प्रोसेस कंप्लीट ना हो जाए दूसरे को सीपीयू ना मिले, इसको बोलते हैं नॉन प्रीम्पशन। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। अगर मान लो हमारे पास P1 P2 P3 प्रोसेस है, अगर P1 को सीपीयू मिला है, अगर P1 को सीपीयू मिला है, तो बाकी P2 और P3 वेट करते रहेंगे। कब तक वेट करेंगे, जब तक कि P1 पूरा का पूरा एग्जीक्यूट ना हो जाए, ठीक है। इस मैकेनिज्म को हम नॉन प्रेम्पटिव वे बोलते हैं। प्रेम्पशन का मतलब क्या हुआ कि अगर मान लो P1 को, या कहना चाहिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसने डिसाइड कर लिया कि जो सीपीयू देना है मुझे 3-3 मिनट के लिए देना है, तो 3 मिनट स्टार्टिंग में मैंने P1 को दे दिए, ठीक है। अब अगर वो 3 मिनट में एग्जीक्यूट हो गया, 3 मिनट्स में एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो P2 को मिल जाएगा सीपीयू, ठीक है। 3 मिनट में अगर P2 एग्जीक्यूट हो गया तो ठीक है, नहीं हुआ तो भी P3 को मिल जाएगा सीपीयू। मतलब एक पर्टिकुलर टाइम क्वांटम के लिए सीपीयू एक प्रोसेस को मिलेगा और फिर दूसरे प्रोसेस को सीपीयू कहना चाहिए एलोकेट हो जाएगा, भले ही पहला जो प्रोसेस था जिसको सीपीयू मिला था वो एग्जीक्यूट हो या ना हो, ठीक है। और जब ये P3 प्रोसेस को 3 मिनट के बाद, फिर से 3 मिनट के बाद फिर P1 को मौका मिलेगा। तो ऐसा जो प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड प्रिमिटिव, ठीक है, प्रिमिटिव नेचर का होता है। तो स्पूलिंग समझने से पहले हम समझने की कोशिश करते हैं कि जब सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था, देन वी हैड टू गिव द इनपुट टू द सीपीयू डायरेक्टली। तो जो हम इनपुट देते थे वो डायरेक्टली किसको देते थे, सीपीयू को देते थे। जो भी हम इनपुट परफॉर्म करते थे वो डायरेक्टली आपका सीपीयू के लिए, मतलब डायरेक्टली हम सीपीयू को इनपुट प्रोवाइड करते थे। और जो सीपीयू था वो क्या करता था, एग्जीक्यूट करता था इंस्ट्रक्शंस को, और फाइनली आउटपुट आपको मिलता था। मतलब जो सीपीयू था उसको आपने इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद सीपीयू ने उसको एग्जीक्यूट किया और फाइनली आपको आउटपुट मिल गया। इट मींस कुछ ऐसा सिनारियो होता था कि आपके पास सीपीयू है, ठीक है, सीपीयू को आपने डायरेक्टली, और यहां आपके पास मेन मेमोरी है, मेन मेमोरी या रैम बोल लो, और ये सीपीयू हो गया, ठीक है। अब ये जो इनपुट आउटपुट डिवाइस होगा आपके पास, इनपुट आउटपुट डिवाइस, और डायरेक्टली इनपुट किसको दे रहा है, सीपीयू को।
तो सबसे पहले जब कहना चाहिए ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था, तो सब आप क्या करते थे, इनपुट डायरेक्टली सीपीयू को देते थे, सीपीयू एग्जीक्यूट करता था इंस्ट्रक्शन को और फाइनली आपको आउटपुट मिल जाता था। लेकिन इस अप्रोच में अगर आप देखो तो एक प्रॉब्लम है। क्या प्रॉब्लम है, समझने की कोशिश करते हैं। अब इसमें मान लो कि एक मान लो प्रोसेस है P1, ठीक है। P1 जो प्रोसेस है उसको अभी सीपीयू मिल गया, P1 प्रोसेस को सीपीयू मिल गया। अब क्या कर रहा है, P1 प्रोसेस को जब सीपीयू मिल गया तो P1 क्या करेगा, जो भी सीपीयू का काम क्या है, इन जनरल क्या करता है, वो मेमोरी से प्रोसेस को पिक करता है और जो भी कहना चाहिए अरिथमेटिक लॉजिकल कहना चाहिए जो अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं उसको परफॉर्म करता है, ठीक है, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म करता है। उसके बाद सपोज दैट P1 को इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है, इनपुट आउटपुट कहना चाहिए ऑपरेशन परफॉर्म करना था, इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। तो अब इसको सीपीयू तो मिल गया और आपके पास वेटिंग में मान लो P2, P3 और P4 प्रोसेस हैं, लेकिन सीपीयू किसको मिला हुआ है, P1 को सीपीयू मिला हुआ है। अब जब आप डायरेक्टली इनपुट को कहना चाहिए जो इनपुट कर रहे हो सीपीयू को कर रहे हो, तो उसमें घाटा क्या है कि जब P1 को मान लो सीपीयू मिल गया, अब वो बोलता है मुझे इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, तो मुझे इनपुट आउटपुट डिवाइस चाहिए। तो चलो अच्छी बात है, P1 को इनपुट आउट जो डिवाइस था वो इनपुट डिवाइस के लिए उसने क्या किया, रिक्वेस्ट किया। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, इंटरप्ट भेजेगा और अगर कहना चाहिए इनपुट डिवाइस अवेलेबल होगा तो आपको मिल जाएगा, मतलब P1 प्रोसेस को इनपुट डिवाइस मिल गया, ठीक है। तब तक ये जो सीपीयू होगा आपका आइडल बैठा रहेगा, ठीक है। सीपीयू आपका कैसा बैठा रहेगा, आइडियल बैठा रहेगा, मतलब इसके पास तो कोई काम है ही नहीं। क्यों कोई काम नहीं है, क्योंकि सीपीयू तो P1 को मिला हुआ है, लेकिन P1 अभी क्या कर रहा है, इनपुट आउटपुट का वेट कर रहा है, जब तक कि उसका इनपुट आउटपुट दोनों परफॉर्म नहीं हो जाता है, इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो जाता है। और जो कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है वो किससे परफॉर्म होगा, इनपुट आउटपुट डिवाइस से। चलिए, अब जैसे ही इनपुट डिवाइस से इसका इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर से सीपीयू के पास गया, फिर सीपीयू क्या हो गया, फिर वर्क करने लगा इस पे, एएलयू ऑपरेशन परफॉर्म किया। फिर P1 बोलेगा मुझे आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए, P1 क्या बोलेगा, मुझे आउटपुट के लिए आउटपुट डिवाइस चाहिए। फिर सीपीयू क्या बैठा रहेगा, आइडल बैठा रहेगा इतने देर तक, ठीक है। और फिर इसको आउटपुट डिवाइस से इसने इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट किया और फाइनली आउटपुट आएगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस होती थी पहले जब ऑपरेटिंग सिस्टम एग्जिस्टेंस में आया था, मतलब इनपुट डायरेक्टली सीपीयू को देते थे और सीपीयू एग्जीक्यूट करता था इंस्ट्रक्शन को और फाइनली आपको आउटपुट मिलता था। उस बीच में अगर इनपुट आउटपुट डिवाइस या इनपुट आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ता था तो सीपीयू उतने देर तक वेट करता था, आइडल बैठा रहता था। इसका मतलब सीपीयू का आप यूटिलाइजेशन प्रॉपर नहीं कर पा रहे। क्यों, क्योंकि आपको सीपीयू का यूटिलाइजेशन प्रॉपर अगर करना है तो सीपीयू को मैक्सिमम टाइम तक बिजी रखना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या हुई, इन अ नॉर्मल सिचुएशन वी हैव टू डील विद अ नंबर ऑफ प्रोसेसेस। हमारे पास नंबर ऑफ प्रोसेसेस होते हैं, जैसे कि P1 हो गया, P2 हो गया, P3 हो गया, P4 हो गया, एंड वी नो दैट द टाइम टेकन इन द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन इज वेरी लार्ज। अब आपने देखा पहले इसने इनपुट डिवाइस से इनपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया, फिर जाके फिर आउटपुट डिवाइस से आउटपुट ऑपरेशन परफॉर्म किया। तो जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन है उसमें टाइम ज्यादा लगता है एज कंपेयर टू द टाइम टेकन फॉर द सीपीयू, और उतनी देर तक सीपीयू आपका आइडल बैठा था, ठीक है। अब ये किस लिए कर रहे हो, आप इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कर रहे हो, ठीक है। तो अगर आप देखो तो जो ओल्ड अप्रोच है उसमें क्या है, one process will give the input with the help of an input device and during this period of time the CPU is in idle state। अब यहां क्या हो रहा है कि CPU मिला हुआ है P1 को, ठीक है, और P2, P3, P4 प्रोसेस जो है वो CPU का वेट कर रहे हैं, क्योंकि P1 का काम अभी पूरा नहीं हुआ है। क्यों, क्योंकि P1 को इनपुट आउटपुट ऑपरेशन भी परफॉर्म करने हैं। तब तक CPU क्या रहेगा, आइडल बैठा रहेगा, ठीक है। Then the CPU executes the instruction and the output is again given to some output device। पहले क्या किया, इनपुट अगर इनपुट इसको इनपुट डिवाइस चाहिए था इनपुट इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो जैसे ही इनपुट डिवाइस अवेलेबल हुआ इसने एग्जीक्यूट किया, ठीक है। देन द सीपीयू एग्जीक्यूट्स द इंस्ट्रक्शन एंड द आउटपुट इज अगेन गिवन टू सम आउटपुट डिवाइस। वापस से सीपीयू मिला इसको, फिर इसको जरूरत थी आउटपुट डिवाइस की, क्यों, क्योंकि आउटपुट भी प्रोड्यूस करना था। तो वापस से जो P1 है वो आउटपुट डिवाइस का वेट करेगा, जब उसको आउटपुट डिवाइस मिल जाएगा तब वो आउटपुट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा। तब तक सीपीयू फिर से आइडल बैठा है। देन द सीपीयू एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शन एंड देन द आउटपुट इज अगेन गिवन टू सम आउटपुट डिवाइस एंड एट दिस टाइम आल्सो द सीपीयू इज इन आइडल स्टेट। सीपीयू फिर से आइडल स्टेट में बैठा है। तो हो क्या रहा बेटा,
आफ्टर शोइंग द आउटपुट द नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट्स इज एग्जीक्यूशन। अब जब ये आउटपुट आपका आ जाएगा तब जाके आपका सीपीयू फ्री होगा, क्योंकि इन नॉन प्रिमिटिव वे में आप काम कर रहे हो कि अगर एक प्रोसेस को आपने सीपीयू दे दिया तो जब तक वो प्रोसेस पूरी तरह से फिनिश ना हो जाए दूसरे प्रोसेस को हम कहना चाहिए सीपीयू नहीं देंगे, ठीक है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या होती है कि हो सकता है प्रोसेस को इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हो, तब तक सीपीयू क्या रहेगा, आइडल बैठे रहेगा, ठीक है। उतने देर में हो सकता था वो दूसरे प्रोसेस को अगर मौका मिलता तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाता, क्यों? क्योंकि उसको इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हो सकता है मे बी, ठीक है। तो अगर आप इसको प्रिमिटिव वे में सॉल्व करते तो बेटर हो सकता था, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत ये आ रही है कि ये आपका नॉन प्रिमिटिव वे है, और नॉन प्रिमिटिव वे में आपने एक प्रोसेस को सीपीयू दे दिया तो तब तक एग्जीक्यूट हो, जब तक वो प्रोसेस एग्जीक्यूट नहीं हो जाता है, कंप्लीटली फिनिश नहीं हो जाता है, दूसरे प्रोसेस को मौका नहीं मिलता है, और इस कंडीशन में सीपीयू आपका जो होता है आइडल बैठा रहता है। So after showing the output, the next process starts its execution. So most of the time the CPU is in idle state. तो maximum time CPU कैसा रहा? Idle state में रहा, and this is the worst condition, और यही worst condition है that we can have in operating system. अब इसी ये जो आपका CPU जो आइडल बैठा है, इसके टाइम को यूटिलाइज करने के लिए या CPU साइकिल को यूटिलाइज करने के लिए आप ऐसा कह लो, या सीपीयू को प्रॉपर्ली यूटिलाइज करने के लिए, जिससे कि सीपीयू आपका आइडल ना बैठा रहे, मैक्सिमम टाइम पे वो काम पे लगा रहे, मैक्सिमम टाइम पे वो प्रोसेस को एग्जीक्यूट करता रहे, ठीक है। जब मौका मिले तो दूसरा प्रोसेस एग्जीक्यूट हो जाए, हम स्पूलिंग मैकेनिज्म को यूज करते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम थी इसी को कहना चाहिए रिमूव करने स्पूलिंग कंसेप्ट का यूज किया जाता है। अब स्पूलिंग होता क्या है समझते हैं। तो देखो बेटा, स्पूलिंग का मतलब हुआ साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशंस ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन। साइमल्टेनियस पेरिफेरल ऑपरेशन ऑनलाइन का मतलब क्या हुआ? पेरिफेरल्स जो हैं आपके, जो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, उनको आप साइमल्टेनियसली यूज कर सकते हो, एक साथ यूज कर सकते हो। कैसे? देखो, स्पूलिंग में क्या होता है, एक आपके पास सेकेंडरी डिवाइस होता है। स्पूलिंग में आपके पास एक, मान लो एक हार्ड डिस्क है या एक सेकेंडरी डिवाइस है। सेकेंडरी डिवाइस मतलब हार्ड डिस्क, जहां आप स्टोर कर सकते हो डेटा को। तो स्पूलिंग में आपके पास एक सेकेंडरी डिवाइस होता है, ठीक है। आपके पास ढेर सारे इनपुट डिवाइसेस होते हैं और ढेर सारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। अब समझना, यहां जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो डायरेक्टली सीपीयू से इंटरैक्ट नहीं करते हैं या मेन मेमोरी से डायरेक्ट इंटरैक्ट नहीं करते हैं। यहां क्या होता है, इनपुट डिवाइसेस डिफरेंट इनपुट आपके डिस्क में इनपुट करते जाते हैं। सेकेंडरी डिवाइस में, ये आपका सेकेंडरी डिवाइस है, ध्यान रखना। तो I1, I2, I3 ऐसे करके n नंबर ऑफ इनपुट जो है वो साइमल्टेनियसली इनपुट होते जा रहे हैं, किसी का वेट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद क्या होता है, इस डिस्क से मेन मेमोरी में एक इनपुट जो होगा, जो एक इनपुट डेटा होगा, वो मेन मेमोरी में सिलेक्ट होगा, ठीक है। सपोज दैट I1, उसको सीपीयू मिल गया, जो भी अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करने थे सीपीयू ने परफॉर्म किया। अगर, ठीक है, परफॉर्म किया, अब क्या होगा, I1 वापस से डिस्क में चला जाएगा। समझते जाओ, फिर से समझाता हूं। इनपुट आउटपुट डिवाइस से आप इनपुट कर सकते हो, n नंबर ऑफ इनपुट आप करते जाओ, ठीक है। साइमल्टेनियस आप इनपुट करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से एक एक करके मेन मेमोरी में पिक होता जाएगा। सबसे पहले I1 आया, I1 को सीपीयू मिला। सीपीयू क्या करेगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा और वापस से सीपीयू मेन मेमोरी में, इसको मेन मेमोरी के बाद ये वापस से डिस्क में आ जाएगा। मतलब अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म होने के बाद, जैसे I1 का अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हो गया तो डिस्क में वापस आ गया, ठीक है। और उसके बाद यहां साइमल्टेनियसली I2 आ गया, I2 को सीपीयू मिल गया, I3 को सीपीयू मिल गया। तो सीपीयू अपना काम कर रहा है। जैसे जैसे इनपुट डेटा आता जा रहा है, सीपीयू आइडल नहीं बैठा है, उसने अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म किया और उसको फिर से वापस से सेकेंडरी डिवाइस में भेज दिया, वापस से वो सेकेंडरी डिवाइस में आ गया, ठीक है। मतलब क्या हुआ, इनपुट डिवाइस यहां से इनपुट कर रहा है, यहां से वो रैम में जा रहा है, रैम के बाद उसको सीपीयू मिल रहा है और वापस मेमोरी, मेन मेमोरी के बाद वो डिस्क में चला जा रहा है, ठीक है। जैसे ये अरिथमेटिक लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, ठीक है। अब अगर मान लो I1 को आउटपुट डिवाइस चाहिए तो I1 डायरेक्टली चला जाएगा आउटपुट डिवाइस के पास, ठीक है। आउटपुट डिवाइस जैसे ही उसको मिल जाएगा वो अपना एग्जीक्यूट होके आउटपुट परफॉर्म कर देगा। जो भी इंस्ट्रक्शंस होंगे उसको एग्जीक्यूट करके आउटपुट डिवाइस के थ्रू रिजल्ट आपका डिस्प्ले हो जाएगा, ठीक है, या आउटपुट डिवाइस के थ्रू आपका आउटपुट आ जाएगा, ठीक है।
उस ड्यूरेशन में आपके I2 I3 को सीपीयू मिलता जाएगा और वापस से डिस्क में आते जाएंगे, और जिनको जिनको आउटपुट डिवाइस चाहिए होगा वो फिर से आउटपुट डिवाइस को कहना चाहिए रिक्वेस्ट कर सकते हैं और आउटपुट डिवाइस एक्सेस करके एग्जीक्यूट हो सकते हैं। अब अगर आप इस पूरे फिनोमेना में देखो तो सीपीयू कहीं भी आइडल नहीं बैठा हुआ है। सीपीयू को यहां से जो भी इनपुट आते जा रहे हैं, इनपुट डेटा आते जा रहे हैं, वो मेन मेमोरी में जा रहा है, मेन मेमोरी के बाद उसको सीपीयू में मिल जा रहा है। जैसे ही सीपीयू फ्री हो रहा है, दूसरा इनपुट डाटा फिर से सीपीयू के पास चला जा रहा है, फिर फ्री हुआ, फिर इनपुट डेटा मिल गया। इसका मतलब सीपीयू कभी भी आइडल नहीं बैठा है, आपका वो काम करता जा रहा है। तो जो बैच प्रोसेस सिस्टम में दिक्कत थी कि एक बैच को कहना चाहिए सीपीयू मिल गया, अब मान लो उसको कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट हुई, तो भी सीपीयू उस समय बैठा हुआ है, तो भी वो दूसरे बैच को प्रोसेस नहीं कर सकता है। यहां ऐसी दिक्कत नहीं है। यहां इनपुट डिवाइस इनपुट देता जा रहा है, मेन मेमोरी के बाद जाने के बाद सीपीयू उसको मिलता जाएगा, और जब आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट होगी वो डिस्क में से आउटपुट डिवाइस के पास रिक्वेस्ट कर सकता है, ठीक है। और फिर दूसरा यहां से इनपुट जो आपका डेटा है वो वापस जाके सीपीयू अचीव कर सकता है, ठीक है, उसको सीपीयू मिल जाएगा। तो यहां सीपीयू का आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर रहे हो बाय यूजिंग स्पूलिंग। तो स्पूलिंग में आप मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कैसे करते हो? बाय यूजिंग अ सेकेंडरी डिवाइस और अ बफर। बाय यूजिंग अ सेकेंडरी डिवाइस और बफर, जहां आपके पास इनपुट, आप क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस से इनपुट डेटा स्टोर करते जाते हो, वो प्रोसेस भी होता जाता है, आउटपुट डिवाइस के लिए अलग बना हुआ है, सीपीयू को वेट करने की जरूरत नहीं है। और जैसे जैसे सीपीयू फिर फ्री होता है, फिर से मेन मेमोरी से दूसरा जो इनपुट डेटा होता है वो आपको उसको सीपीयू मिल जाता है। तो अब समझ थ्योरी को इसकी समझते हैं। So in a spooling, more than one input-output operation can be performed simultaneously. At the time when the CPU is executing some process, then more than one I/O operation can also be done at the same time. अब यहाँ जो प्रोसेस है, जैसे कोई भी इनपुट डेटा है उसको सीपीयू मिला, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इनपुट डिवाइस से यहां से इनपुट आप करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब जैसे ही सीपीयू मिला है फिर से वापस डिस्क में आ जाएगा, और अगर आउटपुट डिवाइस चाहिए तो ये आउटपुट डिवाइस मिल जाएगा, और उस ड्यूरेशन में सीपीयू फिर से दूसरे प्रोसेस को या इनपुट डेटा को क्या करेगा, अरिथमेटिकल लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा। सो द इनपुट डेटा इज स्टोर इन सम काइंड ऑफ सेकेंडरी डिवाइस, ये सेकेंडरी डिवाइस में स्टोर होता है, एंड दिस डेटा इज देन फेच्ड बाय द मेन मेमोरी, और ये फेच फिर कहां होता है, मेन मेमोरी में फेच होता है। The benefit of this approach is that in general the CPU works on the data stored in the main memory. अब बेनिफिट क्या है कि जो CPU काम करता है वो मेन मेमोरी से काम करता है, रैम से। Since we can have a number of input devices at a time, so all these input devices can put the data into the disk. अब input devices से यहाँ डेटा डिस्क में पुट होता जाएगा और मेन मेमोरी में फिर पिक करते जाएंगे, हम फैच करते जाएंगे। Then the main memory will fetch the data one by one. मेन मेमोरी एक एक करके डेटा को फैच करता जाएगा, कहां से, सेकेंडरी मेमोरी से, एंड द सीपीयू विल एग्जीक्यूट सम इंस्ट्रक्शन ऑन दैट डेटा, और सीपीयू क्या करेगा, इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता जाएगा। बोथ द मेन मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी आर डिजिटल इन नेचर, सो टेकिंग डेटा फ्रॉम द मेन टू सेकेंडरी इज वेरी फास्ट। तो मेन से सेकेंडरी में जो डेटा का कहना चाहिए फैचिंग होगा फास्ट होगा। ऑल्सो व्हेन द सीपीयू इज एग्जीक्यूटिंग सम टास्क एट दैट टाइम, द इनपुट डिवाइसेस नीड नॉट वेट फॉर इट टर्न। जब सीपीयू एग्जीक्यूट कर रहा होगा किसी टास्क को तो इनपुट डिवाइस को वेट करने की जरूरत नहीं है, वो तो इनपुट करता जा रहा है, ठीक है। वैसे ही जो प्रोसेस या इनपुट डेटा डिस्क में आ गया जिसको सीपीयू मिल चुका था, अगर उसको आउटपुट डिवाइस की रिक्वायरमेंट है तो आउटपुट डिवाइस यहां से क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट कर सकता है, उसको आउटपुट डिवाइस मिल जाएगा, सीपीयू को वेट करने की जरूरत नहीं है। सीपीयू मतलब सीपीयू जो होगा आइडल नहीं बैठा रहेगा। दे कैन डायरेक्टली पुट देयर डेटा इन द सेकेंडरी मेमोरी विदाउट वेटिंग फॉर इट्स टर्न। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस बिना अपने टर्न का वेट किए इनपुट डेटा पुट करते जाएंगे। बाय डूइंग सो द सीपीयू विल बी इन एग्जीक्यूशन फेज मोस्ट ऑफ द टाइम। ऐसा करने से सीपीयू जो होगा मोस्ट ऑफ द टाइम एग्जीक्यूशन फेज में रहेगा, और सीपीयू विल नॉट बी आइडल इन दिस केस, और आप परफॉर्मेंस इंप्रूव कर पाओगे, क्योंकि आपका टारगेट क्या है, सीपीयू मैक्सिमम टू मैक्सिमम यूटिलाइज हो सके या मैक्सिमम टू मैक्सिमम टाइम बिजी रहे। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। तो व्हेन द सीपीयू जनरेट सम आउटपुट, जब सीपीयू आउटपुट जनरेट करता है, जैसे यहां से उसने पिक किया एक इनपुट डेटा या प्रोसेस को, ठीक है, और जब वो उसको एग्जीक्यूट कर दिया, कुछ आउटपुट जनरेट हुआ, वापस से वो मेन मेमोरी में आता है, और मेन मेमोरी से वापस कहां चला जाएगा, डिस्क में। अब अगर उसको कोई आउटपुट डिवाइस की जरूरत है तो आउटपुट डिवाइस को रिक्वेस्ट कर लेगा। सो व्हेन द सीपीयू जनरेट्स सम आउटपुट, देन दैट आउटपुट इज फर्स्ट स्टोर इन द मेन मेमोरी, and the main memory transfer that output to the secondary memory,
and from the secondary memory the output will be provided to some output devices. ठीक है, आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू आउटपुट परफॉर्म कर सकता है. बाय डूइंग सो अगेन वी आर सेविंग टाइम. इससे भी टाइम सेव हो रहा है बिकॉज नाउ द सीपीयू डजंट हैव टू वेट. सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ रहा है कि जब तक ये प्रोसेस जो है या इनपुट डेटा जो है वो कहना चाहिए इनपुट आउटपुट डिवाइस के लिए वेट करेगा तब तक वो बैठा रहेगा. नहीं, सीपीयू दूसरी प्रोसेस को ले लेगा या दूसरे इनपुट डेटा को लेके और सिंपल सेम मैनर में वो क्या करेगा, आउटपुट जनरेट करेगा, उसके इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा. ठीक है, तो उसको वेट करने की जरूरत नहीं है फॉर द आउटपुट डिवाइस टू शो द आउटपुट एंड दिस इन टर्न इंक्रीजेस द ओवरऑल एग्जीक्यूशन स्पीड ऑफ द सिस्टम. इससे स्पीड भी बढ़ रही है आपको क्योंकि वेटिंग आपका टाइम कम हो गया, वेट करने की जरूरत नहीं है. द सीपीयू विल नॉट बी हेल्ड आइडल इन दिस केस. सीपीयू आपका आइडल भी नहीं रहेगा. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो अगर आप देखो एक प्रिंटर है, ठीक है, सेंट्रलाइज प्रिंटर है, मान लो वाईफाई प्रिंटर है. 10 लोगों ने 10 पर्संस ने क्या किया, सिंपल प्रिंट की रिक्वेस्ट थी. समझो मेरी बात को, तो क्या होगा, एक बफर बन जाएगा, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे स्पूल. ठीक है, प्रिंटर की स्पूलिंग जिसमें सारे रिक्वेस्ट आ जाएंगे. ठीक है, सारे के सारे रिक्वेस्ट आ जाएंगे. अब देखो ये पहला जो रिक्वेस्ट था वो जाएगा और प्रिंट होगा, तब तक बाकी वेट कर रहे हैं. देखो ये पूरे के पूरे बाकी वेट कर रहे हैं. ठीक है, फिर दूसरा जाएगा प्रिंट होगा, फिर तीसरा जाएगा प्रिंट होगा, फिर चौथा जाएगा प्रिंट होगा, फिर पांचवा जाएगा और प्रिंट होगा. ठीक है, अब इस केस में आउटपुट डिवाइस जो है वो आपका क्या है, प्रिंटर है. ठीक है, अब यहां जो सीपीयू है वो सीपीयू एक एक डॉक्यूमेंट को लेता जा रहा है और प्रोसेस करता जा रहा है, और जब प्रिंटर खाली हो रहा है वो प्रिंट होता जा रहा है. जब प्रिंटर खाली हो रहा है प्रिंट होता जा रहा है. तो फॉर एग्जांपल इन अ प्रिंटर स्पूलिंग देयर कैन बी मोर देन वन डॉक्यूमेंट. एक से ज्यादा डॉक्यूमेंट हो सकते हैं दैट नीड टू बी प्रिंटेड, जिसको प्रिंट करना है. सो द डॉक्यूमेंट कैन बी स्टोर्ड इन द स्पूल. ये स्पूल में स्टोर हो जाएंगे, जो बफर है उसमें स्टोर हो जाएंगे, एंड द प्रिंटर कैन फैच दैट डॉक्यूमेंट, और प्रिंटर फैच करता जाएगा एंड प्रिंट द डॉक्यूमेंट वन बाय वन. यहां प्रिंटर आउटपुट डिवाइस हो गया और सीपीयू क्या कर रहा है, इनको प्रोसेस करता जा रहा है एक एक करके. ठीक है, और प्रोसेस करके उसका काम खत्म हुआ, जब प्रिंटर अवेलेबल हो जाएगा प्रिंटर प्रिंट करेगा, और सीपीयू भी बिजी है क्योंकि उसके पास मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स है. ठीक है, जिसको एग्जीक्यूट कर रहा है. ठीक है, तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ स्पूलिंग. तो एडवांटेजेस की बात करें तो पहला एडवांटेजेस ये है, सिंस देयर इज नो इंटरेक्शन ऑफ इनपुट डिवाइसेस विद सीपीयू. अब यहां इनपुट डिवाइस का सीपीयू से इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, सो द सीपीयू नीड नॉट वेट फॉर द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू टेक प्लेस. तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए सीपीयू को वेट नहीं करना पड़ेगा. द इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टेक अ लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम, क्योंकि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन लार्ज अमाउंट ऑफ टाइम लेते हैं. जैसे कि प्रिंटर की हम बात करें, अब प्रिंटर प्रिंट कर रहा है, प्रिंट होने में टाइम लगेगा, तो बट ऑब्वियसली टाइम वहां ज्यादा लगेगा, लेकिन सीपीयू को वेट करने की जरूरत नहीं है. दूसरा, सीपीयू मैक्सिमम टाइम बिजी रहेगा. The CPU is kept busy most of the time and hence it is not in the idle state. और ये idle state में नहीं होगा, which is good to have a situation. ठीक है, तो बट ऑब्वियस है, बेटर सिचुएशन है, परफॉर्मेंस इंप्रूव होगा, स्पीड भी बढ़ेगी. ठीक है, थर्ड एडवांटेज, इसमें एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस हैं, मल्टीपल इनपुट डिवाइसेस हैं जो इनपुट डेटा, यहां कहना चाहिए डेटा इनपुट करते जा रहे हैं या प्रोसेस इनपुट करते जा रहे हैं, जिस प्रोसेस को एग्जीक्यूट करना है. यहां भी मल्टीपल आउटपुट है, जैसे कि मल्टीपल आउटपुट डिवाइसेस हैं, जैसे प्रिंटर हो गया, ठीक है, मॉनिटर हो गया, फैक्स हो गया. ठीक है, अब यहां जो भी प्रोसेस होंगे या इनपुट डेटा होंगे, उनको जो भी आउटपुट डिवाइस की जरूरत होगी वो एक्सेस करके आउटपुट अपना प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन उसको सीपीयू से इंटरेक्ट करने की जरूरत नहीं है. तो मोर देन वन इनपुट आउटपुट डिवाइसेस कैन वर्क साइमल्टेनियसली. एक से ज्यादा इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो वर्क कैसे कर रहे हैं, साइमल्टेनियसली वर्क कर रहे हैं. तो इस पूलिंग का ये मेन बेनिफिट होता है, जिसमें आप सीपीयू का मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकते हो. थैंक यू.